Hello, friends, a very warm welcome to all of you on this amazing educational platform of Magnet Brains. I'm Nishad Khan, and I'll be going to help you in understanding a very important topic of your class 9 NCERT of subject social science, that is democratic rights, which is given in your chapter 5 of the book. So, friends, I'll be teaching you everything related to the topic in detail. Okay, so friends, सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये जो टॉपिक हमें दिया हुआ है डेमोक्रेटिक राइट्स, ये हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ये टॉपिक को समझना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आपके बुकिश नॉलेज के लिए या एग्ज़ाम पास करने के पर्पज़ से, बल्कि एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे राइट्स क्या हैं और हम इस कंट्री में अगर रह रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरह से हमारे अधिकार बटे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ज़रूरी हो जाता है जानना। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इनफैक्ट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो हम नागरिकों की होती है, हम सिटीजन्स की होती है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ इलेक्शन, वो हम सिटीजन्स के राइट से ही रिलेटेड है, सिटीजन्स के राइट से ही जुड़ा हुआ है। दैट इज़ राइट टू वोट, राइट टू चूज़ लीडर फॉर दिस कंट्री, टू रन द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो इस तरह से ये जो चैप्टर हमें दिया गया है बुक में, वो इसीलिए दिया गया है कि हम ये चीज़ को समझ सकें कि आखिर एक डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सफल डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइट्स, वो किस तरह से हमें दिए गए हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेसन। सो हैव अ लुक ऑन द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन टूडेज लेसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर राइट्स एंड वाई डू वी नीड राइट्स। क्या हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है राइट्स? क्या हम बिना राइट्स के रह सकते हैं इस कंट्री में? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं। ठीक है, और उसके अलावा राइट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपकी बुक में कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ दी गई हैं। ठीक है, जो एक ही इंटरनेशनल केसेस पर बनी हैं। इंटरनेशनल केसेस दे रखे हैं इसमें कुछ, जो कि आपको मदद करेंगे राइट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस I will talk about fundamental rights and legal rights, and we'll see the difference between both of them, and we'll also discuss National Human Rights Commission. Okay, so let's begin. So this is the question, what are rights? हमारे क्या राइट्स हैं? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं चाहूँगी कि आप ये कोट जो है, कि एक नारा है जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, इसे आप पढ़ें। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सो फ्रेंड्स, ये स्वराज क्या होता है? स्वराज मीन्स फ्रीडम, सेल्फ रूल। ठीक है, तो ये जो नारा है तिलक जी ने दिया था, वो अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दिया था। यहाँ पर उन्होंने आज़ादी की बात की थी, सेल्फ रूल की बात की थी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आज़ादी है, स्वराज है, सेल्फ रूल है, ये हमारे राइट्स हैं। तो क्या इनका ये मतलब है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारी जो मर्ज़ी में आ रहा है हम कर रहे हैं, या इंसान जो चाहे वो रूल अपने लिए बना ले, अपने लोगों के लिए बना ले, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करता जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक कंट्री है, उसमें कुछ अमीर लोग रह रहे हैं, कुछ गरीब लोग रह रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो जाकर अमीर लोगों के वहाँ चोरी कर लें, उनको लूट लें, उनका सारा पैसा लूट लें, और फिर वो ये जस्टिफाई करें, वो ये कहें कि हमारा अधिकार है, या हमारा राइट है कि हम भी एक अच्छी लाइफ जिएं, हम भी बड़ी बड़ी कारों में घूमें, अच्छे अच्छे घरों में रहें। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं?
या फिर आप इस तरह से देखिए कि कोई क्रिमिनल है, उसने मर्डर कर दिए हैं या रॉबरी कर दिए, बैंक रॉबरी कर दिए, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो क्या वो ये कह सकता है कि ये तो मुझे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, तो इसलिए मेरी मर्ज़ी में आया, मैंने जो चाहे वो किया, जो चाहे क्राइम किया, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, ये मेरा अधिकार है, मुझे आज़ाद रहने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम मुझे मिला है, वो ऐसा कह सकता है क्या? या फिर एक 15 साल का बच्चा है जिसे गाड़ी चलाने की इच्छा है, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं 18 साल से कम के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, पर वो 15 साल का बच्चा अपनी गाड़ी लेके एक ट्रैफिक वाले रोड में निकल जाता है और वो कहता है कि मुझे तो ये मेरा अधिकार है गाड़ी चलाने का। तो क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? वो इसलिए कि जो भी आप क्लेम करते हो कि ये मेरा अधिकार है, वो उसमें किसी ना किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस होना ज़रूरी हैं। आप क्लेम्स के नाम पर, आप राइट्स के नाम पे कुछ भी क्लेम करके ये नहीं कह सकते हो कि ये मेरा अधिकार है। जो भी क्लेम आप कर रहे हो वो सर्टेन चीज़ों से बाउंडेड होते हैं। जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो कानून से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, लॉ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ओके, इट शुड बी डिफाइंड बाय लॉ। और उसके अलावा सोसाइटी से भी उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। जो भी क्लेम आप कर रहे हैं वो सोसाइटी से भी रिकॉग्निशन उसको मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे अभी हमने देखा था कि एक 15 साल का बच्चा है, वो गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक वाले रोड में वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है, तो क्या ये सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ नहीं है? जी बिल्कुल ख़िलाफ़ है। या फिर आप देखिए, एक नाबालिग बच्चा है, कोई 15-16 साल का, उसकी हम शादी करा देते हैं अगर, और हम कहें कि शादी करना तो एक अधिकार है, एक राइट है, तो क्या वो सही चीज़ होगी? नहीं, वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो सोसाइटी की मान्यताओं के ख़िलाफ़ है। ठीक है, एक बच्चे की शादी करना जायज़ नहीं होता है। तो इस तरह से सोसाइटी के ख़िलाफ़ अगर कुछ चीज़ हो रही है तो वो भी हम उसे क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा राइट है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी हम क्लेम कर रहे हैं वो एक सेंसिबल क्लेम होना चाहिए। दैट शुड बी अ रीजनेबल क्लेम और रिस्पॉन्सिबल क्लेम। व्हाट इज़ रीजनेबल क्लेम? रीजनेबल मीन्स फेयर या एक्सेप्टेबल चीज़ हो, जो सेंसिबल चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ रीजनेबल क्लेम से मतलब यही होता है कि जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप कुछ भी इनसेंसिबल, अननेसेसरी चीज़ें बोलकर ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारा राइट होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बहुत भूख लगी, हम हंग्री हैं, ठीक है, तो हम किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं मसल पावर के बेसिस पर, और वहाँ पर फोर्सफुली हम वहाँ से खाना खा लें और बिना पैसे दे के आ जाएं और ये कहें कि ये तो हमारा राइट है, तो ये इनसेंसिबल सा क्लेम है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो यहाँ हमें ये डेफिनेशन क्लियर होती है दैट राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है, राइट्स जो होते हैं वो क्लेम होते हैं एक पर्सन के ओवर अदर फेलो बींग्स और ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट, एंड दे आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये रीजनेबल क्लेम्स होते हैं जो कि सोसाइटी से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और सैंक्शन बाय लॉ होते हैं। फाइन। सो यहाँ हमें 3 चीज़ें क्लियर होती हैं इस डेफिनेशन में कि जो भी क्लेम हम कर रहे हैं राइट्स होने का, वो रीजनेबल क्लेम होते हैं, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी से रिकॉग्निशन मिलना होना चाहिए उनको, और सेक्शन बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? एक डेमोक्रेसी में हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी में डिफरेंट टाइप के राइट्स मिले होते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया आपका, राइट टू
एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिलीजन, राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के राइट्स हमें मिले होते हैं। पर इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। तो इसे इस तरह समझा जा सकता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इलेक्शन। ठीक है, जिसमें कि हम एक लीडर चूज़ करते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए। ठीक है, तो उसकी उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कैंडिडेट जो सही कैंडिडेट हमें लगता है उसे हम वोट देते हैं। और इलेक्शन वोट के लिए, और अगर हम वोट ना दें तो इलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, और इलेक्शन नहीं हो पाएगा मतलब डेमोक्रेसी एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहला पाएगी, वो एक ऑटोक्रेटिक रूल हो जाएगा। राइट। तो डेमोक्रेसी को एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, राइट टू वोट ज़रूरी। ठीक है, उसी तरह से और दूसरे राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इट मीन्स कि आप एक कंट्री के नागरिकों में, एक कंट्री के सिटीजन्स में कोई भेदभाव ना हो, रंग के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे, या रीजन के बेसिस पर किसी तरह का भेदभाव ना हो, सबको समान रूप से कंसिडर किया जाए। ठीक है, अगर आप ये कहो कि चूँकि जेंडर के बेसिस पे अगर आप कोई भेदभाव करते हैं कि फीमेल्स को हम नहीं पढ़ाएंगे, मेल्स को पढ़ाएंगे, या रीजन के बेसिस पे कि कोलकाता में आप रहते हो तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आप केरला में रहते हो तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो इस तरह की चीज़ें जायज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से एक डेमोक्रेसी के सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है डिफरेंट राइट्स होना। ठीक है, अगर लोगों को अधिकार ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का सस्टेनेंस कैसे हो पाएगा। और apart from this, it helps to maintain law and order when some citizens or government try to take away the rights of others। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर राइट्स ना दिए जाएं तो गवर्नमेंट या फिर दूसरे सिटीजन्स लोगों के अधिकारों को हनन करते रहेंगे, उनके साथ कुछ भी गलत होता रहेगा और उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इट सेफगार्ड्स माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द टायरेंटी ऑफ मेजोरिटी। अगर किसी कंट्री में कोई माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तो मेजोरिटी वाले तो उनको दबा ही देंगे, जैसा कि अभी आप आने वाली केस स्टडी में देखेंगे, कोसोवो की केस स्टडी में। तो हर कंट्री में ऐसा होता है कि कुछ लोग मेजोरिटी में होते हैं और कुछ माइनॉरिटी में होते हैं। तो जो मेजोरिटी में होते हैं वो हमेशा माइनॉरिटी को दबा सकते हैं, अगर वहाँ पर माइनॉरिटी को भी राइट्स ना मिले, लोगों को समान रूप से राइट्स ना दिए जाएं, तो क्या होगा, जो माइनॉरिटी है, जो कम संख्या में लोग हैं, उनको मेजोरिटीज़ दबा देगी, उन्हें ऑप्रेस करेगी, उन्हें हरास करेगी। And rights enable us to speak for ourselves and also what we desire from our government, and also it helps us in choosing a better leader to run the government। जैसा कि आपने डिस्कस किया कि